चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके जेआईबी और सीआईबी दोनों में इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एडवांसेस में काम कर रहे हैं या एडवांसेस का काम करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर बात करूं मार्क्स की, तो मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो जेआईबी में इसमें से 5 क्वेश्चंस आपके कम से कम आएंगे। क्यों आएंगे उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। अगर आप बुक को देखें तो कितने टॉपिक्स इसमें हैं। जेएआईआईबी और CAIIB क्यों इंपॉर्टेंट है दोनों बताऊंगा। CIB में इसकी इंपॉर्टेंस रिटेल के लिए है। आप लोगों का रिटेल का पेपर इस बार जो है बिल्कुल साथ साथ हो गया है। तो अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में ये 19 नंबर यूनिट से शुरू होता है। अगर आप बुक देखेंगे बुक में ये 19 नंबर से शुरू होता है और 19 से ले करके इसके जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक ख़त्म होते हैं आपके 25 तक। तो आप खुद समझ लीजिए कि 19 से लेकर के 25, तो 19, 20, 21, 22, 23 और 25 6 अगर यूनिट किसी टॉपिक की है तो आप ये समझ लिए हर एक में से एक एक क्वेश्चन भी आ गया तो 6 मार्क्स, तो कम से कम 6 to 7 मार्क्स इसमें से आने चाहिए। बात करते हैं सीआईबी की। देखिए सीआईबी में ये रिटेल में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए आप बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो काम करता है वो काम करता है मेनली डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और डिपॉजिट को एडवांसेस में या इन्वेस्टमेंट में या अपने पास रिजर्व में या अपने पास कैश रखता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सरफेसी एक्ट बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह। यहाँ कोई रिस्क नहीं है, यहाँ ना के बराबर रिस्क है, यहाँ थोड़ा सा रिस्क है लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है। और एडवांसेस का जो आप देते हैं वो किनको देते हैं, वो आप इंडिविजुअल्स को देते हैं, फर्म को देते हैं, कंपनी को देते हैं, ट्रस्ट को देते हैं, सोसाइटी को देते हैं, एटसेट्रा, यानी बहुत सारे लोगों को देते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के लोगों को देते हैं। तो वहां से रिकवरी आने के चांसेस में थोड़ा सा शक होता है। ठीक है, तो हमने बोला डिफरेंट तरह के लोगों को हम एडवांस करते हैं और रिकवरी के चांसेस उतने ही ब्लीक हो जाते हैं। और अगर रिकवरी या कैसे कहें डिफॉल्ट हो जाता है, अगर डिफॉल्ट हो रहा है, रिकवरी नहीं हो रही है, तो अकाउंट क्या हो जाता है, बैड हो जाता है। अब अकाउंट बैड हो गया आपका, अकाउंट बैड, एनपीए समझ लीजिए, एनपीए हो गया। तो एनपीए होने के बाद कौन कौन से मोड हैं रिकवरी के। देखिए सबसे पहला मोड क्या है रिकवरी का, आपका स्टाफ उससे बोला भैया आपका अकाउंट खराब हो गया, पैसे जमा कर दीजिए, वो नहीं करता। दूसरा, अगर अपने रिकवरी एजेंट रखे हुए हैं वो जाते हैं तो नहीं करता। तीसरा, एडवोकेट से नोटिस भिजवाते हैं आप, तो नहीं करता। एडवोकेट के बाद वो कहता है केस डाल दीजिए, सिविल कोर्ट जाते हैं आप, सिविल कोर्ट जाते हैं, 15-20 साल लग जाते हैं। 15-20 साल में कोई डिसीजन नहीं आता, बैंक जो है परेशान हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद 1993 में क्या हुआ,
1993 में एक और एक्ट आया रिकवरी के लिए। क्या एक्ट आया? कोई लोग आंसर कर सकते हैं? जब तक आंसर करिए तब तक मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको। 5 नंबर पे एक्ट आया जिसको हम DRT नाम से जानते हैं, जबकि इस एक्ट का नाम है क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जो ड्यू होते हैं उनका रिकवरी का एक्ट है, उसका नाम है DRT, हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो यह है रिकवरी ऑफ डेट डिटरमाइंड बाय रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, जिसको हम DRT एक्ट के तौर पर जानते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक जो है अभी डिस्प्यूट आपको पता है, पहले 10 लाख था फिर 20 लाख हो गया, यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है अभी भी। ऑन थ्योरी में जो है 20 लाख हो चुका है, 20 लाख से ऊपर के केस ही DRT में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये 20 लाख से ऊपर के केस के लिए तो हम DRT जाएंगे, उससे नीचे के केस का क्या होगा? और यहां पर ये प्रोसेस इतना लंबा होता है कि आपकी रिकवरी नहीं हो रही है, तब सरकार को लगा कि नहीं यार इससे काम चलने वाला नहीं है, कोई तगड़ा सा कानून लेके आइए कि बैंकों को एम्पावर कर दीजिए। जो बैंक का जो स्टाफ है गिड़गिड़ाता रहता है उससे रिकवरी लेने के लिए, कुछ ऐसा फिनोमिना लाइए कि उसको ज्यादा गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, इनका जरूरत ना पड़े। तो ऐसा एक एक्ट आया 6 नंबर, जिसको हम बोलते हैं सरफेसी। और ये एक्ट 2002 से लागू हो गया। तो सरफेसी एक्ट 2002 इसीलिए इसका नाम पड़ा, और इसमें बैंकों के स्टाफ को या बैंकों को एम्पावर कर दिया विदाउट सिविल कोर्ट या किसी भी कोर्ट के इंटरवेंशन से प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है विदाउट एनी कोर्ट इंटरवेंशन। ये इसका सबसे बड़ा बेसिक फीचर और एडवांटेज भी है। आपको कोर्ट नहीं जाना है, आप जब एग्रीमेंट कर रहे हैं उसी समय पर उसमें सारी ही ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई काम करना चाहें, एनपीए अगर अकाउंट है तो 1-2 महीने में ही उसको जो है उसकी प्रॉपर्टी को पोजीशन में ले सकते हैं, कब्जे में ले सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार यस बोल दीजिए, क्योंकि अब हम थ्योरेटिकल पार्ट पर जाएंगे। अब हम थ्योरेटिकल पार्ट पर जाएंगे। तो अभी तो मैंने बताया भैया सरफेसी एक्ट का पूरा आपको बेसिक वो बता दिया, क्या रेशनल था, क्या लॉजिक था, गवर्नमेंट को ये एक्ट लाने की क्यों जरूरत पड़ी। और अब हम एक पेज में पूरा सरफेसी एक्ट पढ़ देंगे, 1 पेज में हम लोग पूरा सरफेसी एक्ट पढ़ेंगे। देखिए हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हमने बोला 1 पेज में पढ़ेंगे, बिल्कुल जी 1 पेज में पढ़ेंगे। 1 पेज में कैसे पढ़ेंगे देखिएगा जरा। ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये पूरा सरफेसी एक्ट को डिफाइन करता है। क्या है? सबसे पहला वर्ड है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब 2 काम होंगे, सिक्योरिटाइजेशन होगा और रिकंस्ट्रक्शन होगा। किसका होगा? फाइनेंशियल एसेट, जिसको हम लोन्स एंड एडवांसेस बोलते हैं, एक पोर्शन। तो ये सरफेसी एक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस का। और ये बात बहुत साफ साफ है कि ये कौन से लोन्स एंड एडवांसेस? एनपीए, ध्यान रखिएगा। दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है? दूसरा काम क्या कहता है? इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट होता है कार्रवाई को अमल में लाना, कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना, यानी जो लीगल पावर है उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? अगर आप लोन दे रहे हैं, लोन के बदले में कोई सिक्योरिटी रख रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब लगाव है, ब्याज नहीं,
लगाव है। आपने वो सिक्योरिटी क्यों ले रखी है? आपने वो सिक्योरिटी इसलिए ले रखी है कि आपका लोन अगर वो नहीं होगा तो ये सिक्योरिटी हमारी है, हम इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो आपके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्समेंट कराना, यानी कब्जे में लेना, सेल करना, ट्रांसफर करना, डिस्पोज करना, जो भी आप करना चाहते हैं, क्यों? उसको ये सब करके जो आपको पैसा मिलेगा, प्रोसीड मिलेगी, उससे अपने एनपीए अकाउंट को आप ठीक करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक क्या करेंगे? बंद कर देंगे। ठीक हो गया? तो 2 पार्टों में एक्ट है। फिर समझ लीजिए, अगर आप ये थ्योरी सही से समझ रहे हैं तो पहला है क्या करना? सिक्योरिटाइजेशन करना। एक एक चीज को बताया जाएगा। सिक्योरिटाइजेशन एंड क्या करना? रिकंस्ट्रक्शन करना। किसको? किन का करना? ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी लोन्स एडवांसेस का। तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है एनफोर्समेंट। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो ये एक्ट आपको समझ, एनफोर्समेंट करना किस चीज का? सिक्योरिटी इंटरेस्ट का। सिक्योरिटी इंटरेस्ट से मतलब क्या है आपका? जो आपने सिक्योरिटी ले रखी है, उस सिक्योरिटी में जो आपका इंटरेस्ट है, लगाव है, उसको एनफोर्स करा लेना, पावर में अपना पावर का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूट करा लेना। ठीक हो गया? और 2002 में आया, बहुत ही बढ़िया एक्ट है। और इसके आने वाले जो भी आप अखबार वगैरह देखते हैं, उन अखबारों में आप लोग जरूर, जो अखबार वगैरह देखते हैं उस अखबार में आप लोग जरूर देखते होंगे कि कुछ नोटिस वगैरह आते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले जो सिक्योरिटाइजेशन आया हम उसी की बात करते हैं। जो सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन आया हम उसी की बात करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम्पल बहुत सटीक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। हम यहां पे लिख लें बैड लोन, बैड लोन, या हम इसको टेक्निकली क्या कहते हैं? एक एनपीए। XYZ बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर एक बैड लोन है। ठीक है, अब क्या हुआ? एक बोरोवर है, ये बोरोवर जो है, ये बोरोवर आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो एनपीए हो गया। तो ये जो बैड लोन है, इस बैड लोन को कोई और कंपनी परचेज कर लेती है। कोई और कंपनी परचेज कर लेती है। इन कंपनियों को क्या कहते हैं? आपको आंसर करना है। इन कंपनियों को क्या कहते हैं? आपको आंसर करना, मैं अभी बताऊंगा। और इस प्रोसेस में एक और पब्लिक से एक स्कीम के तहत पैसा लिया जाता है। ठीक है, यानी ऑफर निकलता है एक, बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे कंपनी में निकलता है। और ये जो बैड लोन है ये ट्रांसफर हो जाता है इनके नाम, और इस बैंक को एक सिक्योरिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी रिसीट दी जाती है। सिक्योरिटी रिसीट का मतलब कि भैया हमने ये, आप कागज पकड़िए कि मैंने आपका 2 करोड़ का अकाउंट खरीद लिया, एक एफडी टाइप का चीज उसको दे दी। और बैंक क्या करेगा? बैंक की बैलेंस शीट देखिए, बैंक की बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट होते हैं। तो एसेट में उसने कहा लोन्स एंड एडवांसेस मान लिया 5 करोड़ के हैं, और ये वाला था 1 करोड़ का। तो लोन्स एंड एडवांसेस से ये फिगर -1 हो जाती है, यानी कितनी हो जाएगी? अब 4 करोड़ हो जाएगी। और जो ये सिक्योरिटी आई है, बैंक उसमें लिखेगा इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट लिखेगा और 1 करोड़, यानी बैंक की जो बैलेंस शीट है वो 5 करोड़ की ही रहेगी। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है वो 5 करोड़ का एसेट केवल 3 करोड़ में खरीदे, सॉरी, जो 1 करोड़ का एसेट है वो 50 लाख में खरीदे। ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करेगा, 50 लाख का अपना चार्जेस से, प्रॉफिट लॉस से पैसा निकालेगा और उस अकाउंट में डालेगा, बाकी पैसे को ट्रांसफर करेगा। उस केस में जो सिक्योरिटी होगी वो 1 की नहीं होगी, उस केस में सिक्योरिटी कितने की होगी, 0.5 की होगी। और बैंक की बैलेंस शीट यहाँ 0.5 है और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो कुल मिला के कितने की हो जाएगी, 4.5 की हो जाएगी। 4.5 करोड़ की 50 करोड़ का उसको लॉस हो चुका है, यानी वो लोन सस्ते भी खरीदेगा। तो हमने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने, कई लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या नाम दिया है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्कुल सही नाम दिया आप लोगों ने। ऐसी कंपनी जो बैड लोन को परचेज करती है, और परचेज करने का पर्पज क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। तो ये यहां पे क्या हुआ, ये जो बैड लोन था ये रिकंस्ट्रक्ट हो गया, ये बैड लोन जो था ये रिकंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अगर आज की क्लास में 200 लोग नहीं आए तो जितने लोग नहीं आएंगे उनमें से कई से लोग फेल हो सकते हैं, क्योंकि एक क्लास से अगर आपको 6 नंबर मिल रहे हैं तो आप क्यों मिस कर रहे हैं। कम से कम कॉन्सेप्ट तो पूरा हो रहा है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपना ही पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये बात आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो इस टॉपिक में जो हमने वर्ड्स बोले थे उन वर्डों का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, देखिए क्या यूज करते हैं, देखिए मैंने ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको अपनी इस आसान भाषा में समझा दिया। और अगर हम बात करें वैलिडिटी ऑफ एक्ट की, तो इसमें जो है, इस एक्ट की जो वैलिडिटी है उसमें जो जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, JNK पहले से शामिल था। ठीक है, तो अब इसमें कोई, अब तो 370 जब से हट गई है तब से JNK वाला कोई कॉन्सेप्ट किसी भी उसमें नहीं रह गया, तो JNK वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। अब देखिए जो मैंने समझाया था, थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप लोग एक बार, मैंने बिल्कुल आपको यही समझाया था जो 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 3rd पॉइंट में, क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटाइजेशन करना या रिकंस्ट्रक्शन करना, और जो आपका इंटरेस्ट क्रिएटेड है उसमें उसको एनफोर्स करने की पावर करना, रियलाइजेशन ऑफ मनी जो बैंकों को वो किए हैं, और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यही मैंने आपको समझाया था। और एक इसमें नया चीज जो जुड़ा हुआ है, सेंट्रल रजिस्ट्री वाला 2011 से, उसके पर्पज को भी पूरा प्रोसेस करना। ठीक है, अब ये पहले से JNK में इंक्लूड था तो वो वाली बात बिल्कुल खत्म हो गई। और क्या है यहां पर है, उसमें अप्लाई तभी होगा जहां पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड होगा रिपेमेंट के लिए। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब आपने कुछ ना कुछ उसकी चीज गिरवी तो रखी हो। जब आपने सिक्योरिटी नहीं रखी तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और कौन कौन सी सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी जो आपके पोजीशन में नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे हमारे उस क्लास का, जिस क्लास में हमने सारे टाइप ऑफ चार्जेस बताए थे, तो आपको पता है एक हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज, ये दो जो हैं, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज, दो ऐसे चार्जेज हैं जो हमारे, जिसमें कब्जे में हमारे पास चीज़ें नहीं रहती है। और मॉर्गेज में भी ध्यान रखिएगा, केवल कौन सी मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। ये जो है एग्रीकल्चर वाली जो मॉर्गेज है, एग्रीकल्चर वाली मॉर्गेज पर लागू नहीं होता। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये पक्का कर दिया मैंने। इक्विटेबल मॉर्गेज पे लागू होता है। और इक्विटेबल मॉर्गेज किस में,
रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल लैंड एंड बिल्डिंग पर ही लागू होगा। यह भी ध्यान रखिएगा दो चीजें। हाइपोथिकेशन का मतलब हो गया मूवेबल। पहले ये मूवेबल पे नहीं था, बाद में अमेंडमेंट हुआ है, कई बुकों में नहीं लिखा हुआ है। और दूसरा, कौन कौन से बैंकों की बात आई, तो इसमें जो है सारे बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी और एनबीएफसी भी इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एम्पावर किए गए हैं। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते। तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास कोई ना कोई सिक्योरिटी आपके उसमें होनी चाहिए जिसको आप कब्जाने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, कब्जाने के लिए इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऐसा है, कोई कानून है जब तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसको वॉइड कर दे कि भैया ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में उसमें कोई ऐसा वायलेशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता, तो ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी नहीं होती है। लेकिन एक केस हुआ था मारदिया केमिकल्स का, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मारदिया केमिकल्स का 2004 में केस हुआ था। उसमें 3 बेंचों की, सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंचों की बॉडी ने ये सेक्शन 72 had been laid down when the lender intends to take action taking possession of the security। सुन लेना ध्यान से। The borrower can file an appeal to the DRT पे अपील कर सकता है only after depositing 75% of the amount claimed by the lender। The Supreme Court has declared this is the condition of the deposit of the 75%। क्या है? अनरीजनेबल है, ऑप्रेसिव है, आर्बिट्रेरी है और वॉयलेटिव ऑफ द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुन लीजिएगा इसको। अगर आपके बैंक ने कुछ कब्जा लिया किसी का और वो अपील करना चाहता है, अपील करने के लिए उसको जितने अमाउंट का, मान लिया 1 करोड़ का लोन है तो 75 लाख पहले उसे जमा करने पड़ेंगे, तब उसका अगले लेवल पे केस सुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा 75%, उन्होंने कहा 75% अगर कोई पेमेंट दे रहा है उसके बाद अपील में आ रहा है तो इससे अच्छा तो पूरा ही दे दे। तो इसको लेस करके 75 से 55 पर लाया गया। 50 पर 75 से रिड्यूस करके 50% पर लाया गया। यानी अगर आपका कोई डिफॉल्ट का केस है, आप बैंक के अगेंस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, तो आप जितने का क्लेम हुआ है, लॉज हुआ है, आपका केस जितने का हुआ है, जितने का नोटिस भेजा गया, उसका हाफ ऑफ द अमाउंट जमा कर दीजिए। और हाफ ऑफ जमा कर देते हैं तो क्या होता है, फिर आपको उसका केस को आपको सुना जाएगा। कहाँ सुना जाएगा? आपके केस को कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है, आगे फिर इसमें और जो ये नोटिफिकेशन होता है जिसमें जो भी नोटिस जाता है, पहला लीगल जो बैटल होती है बोरोवर की, वो सेक्शन 17(2) में होती है सरफेसी एक्ट के। इसमें पहला नोटिस जाता है और जो भी डिसीजन होते हैं इसी नोटिस के अंतर्गत होते हैं। तो इसको क्या कर दिया, 50% अमाउंट कर दिया। ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। हमारा देखिए यहां पर एक चैप्टर खत्म होता है, एक चैप्टर यहां पर खत्म होता है। ठीक है, अगर हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया तो ये यूनिट था हमारा 19। अब हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 20। अब उस एक्ट के बारे में बेसिक बताने के बाद इस एक्ट में क्या क्या चीजें डिफाइन करी गई हैं, इस एक्ट में क्या क्या डिफाइन की गई हैं। विवेक जी, रजिस्टर्ड मॉर्गेज में ये लागू नहीं होता, कोलेटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए। नहीं, प्राइमरी सिक्योरिटी में भी हो सकता है। अगर बैंक की फंडिंग से आपने कोई लिया है तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी। देखो, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी को समझिए। प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती है जो बैंक के फंड से बनती है, कोलेटरल सिक्योरिटी वो होती है जो बैंक के फंड से अलावा वो प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गई बात? तो
इस एक्ट में जब शुरू में हम खोलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रियम्बल। प्रियम्बल आपको पता है किसी भी एक्ट की आत्मा होती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, बैंक इनको बोला हुआ, बोर्ड किसको बोला हुआ, बोरोवर किसको बोला हुआ, सेंट्रल रजिस्ट्री क्या होती है, डीआरटी क्या होता है, डिफॉल्ट किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, फाइनेंशियल एसेट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, हाइपोथिकेशन क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, और ओरिजिनेटर क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इस टॉपिक में समझने के लिए। ऑब्लिगर कौन होता है, प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, क्यूआईबी कौन होता है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन होती है, स्कीम क्या होती है, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी क्या होती है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या होता है। उसके अलावा इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे सिक्योर्ड एसेट क्या होता है। सिक्योर्ड एसेट मतलब कौन सा एसेट हमारा सिक्योर्ड माना जाएगा, क्योंकि हमने ये बताया है कि जब तक एसेट यानी लोन आपका सिक्योर्ड नहीं है तो सरफेसी का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। उसके अलावा सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड डेट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी रिसीट, स्पॉन्सर कौन होता है, इतनी सारी चीज डेफिनेशन अभी हम सीखने वाले हैं वन बाय वन करके हम ये सारी डेफिनेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल क्या होता है, किसी भी एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। प्रियम्बल ऑफ द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब कानून, इंडिकेट द पर्पज ऑफ द, किस उससे ये एक्ट बना है। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, डीआरटी के जो कोर्ट्स हैं, वो आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, एज पर सर्व एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कैन फाइल एन अपील टू द अथॉरिटी कॉल्ड द अपीलेट ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द अपील, यानी वो अपील मानने योग्य होने चाहिए। These tribunals are constituted by the central government for various state as per the recovery of debt due to the, समझ में आई बात। तो सरफेसी एक्ट में जो डीआरटी के जो केस हैं, है ना, बाय डीआरटी कैन फाइल एन अपील टू द अथॉरिटी कॉल द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जहां पर अपील आप सबमिट कर सकते हैं उसको हम अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। और इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आपको। डीआरटी में केस गया, अपील कहां होगी, डीआरएटी में, ड्रैट में होगी। ठीक है, सरफेसी का मामला है, उसकी अपील कहां होगी, ड्रैट में। ठीक है, तो दोनों के लिए डीआरटी के केस की तो होगी, सरफेसी के केस की भी। तो डीआरटी कोर्ट के में जो अपीलेट अथॉरिटी होती है उसी को हम ड्रैट बोलते हैं या अपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिक छोटा सा मैंने बताया था, अभी आप ध्यान से समझ लीजिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है उसको समझ लीजिए। उसने क्या बोला, इज द एक्विजिशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट, यानी उस एसेट पे अधिकार कर लेना, ठीक, ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको हम सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर कोई एक्वायर करती है, मैंने वहां पे अभी एग्जांपल में बताया था, फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी जो वो लोन उठा रही है एनपी वाला उसको रिकवरी कराने के लिए। इन प्लेन वर्ड इट इज द टेक ओवर ऑफ द लोन और एडवांसेस फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल, तो एक तरह का टेक ओवर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा भी था। बैंक की भाषा में कौन होते हैं, देखो सारे बैंक हैं, और इसमें मल्टी, देखो इंक्लूडिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें आते हैं सारे। ठीक है, और इसके अलावा ऑल द बैंकिंग कंपनी, सब्सिडरी बैंक आते हैं इस एक्ट में, ये सारी चीजें आती हैं। और यहां को बोलता है, देखो गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड आरआरबी। कई बच्चों को क्वेश्चन होता है, जो लोग आरआरबी में नहीं है, जब ये क्वेश्चन आता है तो उनके मन में ये सवाल आता है, यार आरआरबी में ऐसा है या नहीं है, तो वहां डाउट रहता है। आरआरबी में बिल्कुल है। बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड का मतलब होता है जो सेबी है, जहां पर भी बोर्ड बोला गया है तो उसको बोला गया सेबी। सेबी को नाम क्या दिया गया इसमें, बोर्ड। सेबी का नाम क्या दिया गया है, बोर्ड दिया गया है। ठीक है,
बोरोवर आपको पता है, बोरोवर कौन है? एक ऐसा कोई भी बंदा जिसको हु हैज बीन ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस को बोरोवर बोला हुआ है। यहां तक कि गारंटर को भी इसमें बोरोवर की भाषा में बोला गया है, और जिसने क्रिएट किया हुआ कोई भी मॉर्गेज या प्लेज वो भी बोरोवर है। मतलब कहने का मतलब ना तो वो बोरोवर ना गारंटर है, लेकिन अपना कुछ प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज किसी के बिहाफ में किया गया है, तो वो भी इसमें बोरोवर कहलाएगा। अ पर्सन हु बिकम द बोरोवर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कॉन्सिक्यूटिव। और देखिए जब हमने यहां एग्जाम्पल दिया था आपको, देखिएगा जरा ध्यान से, यहां एग्जाम्पल दिया था, ये इधर देखिएगा जरा, पहला एग्रीमेंट यहां हुआ था, इस बंदे को लोन दिया गया था 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो ये इसका बोरोवर था। कौन है ये? बोरोवर। अब ये जो एसेट है किसने खरीद लिया? एआरसी ने खरीद लिया, तो एआरसी के लिए भी ये बोरोवर कहलाएगा। यानी ऐसा नहीं कह सकता जब एआरसी वाले लोग जाएंगे कि भैया मैंने तो उस बैंक से लोन लिया था, आप क्यों रिकवरी में आए। तो यहां पर इस एक्ट ने उसको भी बोरोवर कहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें सेंट्रल रजिस्ट्री। तो सेंट्रल रजिस्ट्री में हमारी लास्ट क्लासेस में हो गया था कि जो भी इक्विटेबल मॉर्गेज होगा, ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो जो भी सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन काम होगा उसको उस एक्शन को एक सेंट्रल रजिस्ट्री में नोट कराएंगे और विल हैव टू बी रजिस्टर्ड विद दिस अथॉरिटी। द रजिस्ट्रेशन सिस्टम विल ऑपरेट ऑन ए प्रायोरिटी ऑफ ए रजिस्ट्रेशन बेसिस। अब ये क्या मतलब है? पिछली कुछ क्लासेस में हमने बताया था कि प्रायोरिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो जल्दी कराएगा उसका पहला नंबर रहेगा। फर्स्ट इन टाइम टू रजिस्टर गेट्स प्रायोरिटी टू द अदर डूइंग रजिस्ट्रेशन लेटर टाइम, यानी जो बाद में कराएगा उस पर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि डीआरटी का क्या नाम दिया। डीआरटी का नाम उसने दिया कि जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, जो रिकवरी और एक्ट के तहत बनाए गए हैं, ऐसे केसेस में डील करने में जो 10 लाख है, ये 10 लाख की जगह 20 लाख हो गया है, ठीक है। हालांकि अभी कोर्ट में केसेस 10 लाख तक के जा रहे हैं, कहीं कोई स्टे वगैरह लगा हुआ है इसलिए, ठीक है। डिफॉल्ट क्या बोला? डिफॉल्ट यानी आपकी कमी क्या है? बैंक कहेगा ना ये लोन में डिफॉल्ट हो गया, तो बैंक लोन में डिफॉल्ट होने के लिए ये है, क्या है? When the borrower does not pay any principal या डेट या इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देता है, उसका कोई भी पार्ट नहीं देता है, और द अकाउंट ऑफ सच borrower classified as NPA ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर द। तो अगर देखिए सुनिए, डिफॉल्ट तो हो गया और एनपीए होना जरूरी है, बात बता रहा हूं मैं। फॉर गेटिंग द राइट ऑफ सिक्योरिटी इन्फॉर्मेंट अंडर द एक्ट देयर शुड बी अ डिफॉल्ट कमिटेड बाय द बोरोवर, क्रेडिटर मस्ट बी ए सिक्योर्ड। दो बातें हैं, एक तो उसका अकाउंट एनपीए हुआ, दूसरा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी उसके पास होनी चाहिए। अब देखो, एनी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैज नो राइट ऑफ एनी नेचर इन दिस एक्ट। माध्यिया केमिकल्स का जो केस है 2004 वाला, उसमें आर्ग्यू कही सुप्रीम कोर्ट में, द बैंक कैन क्लासिफाई द अकाउंट एज एनपीए पर इट्स डिसीजन। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस आर्ग्यूमेंट एंड स्टेटेड, समझे? यानी अगर आपके साथ किसी की दुश्मनी है और आपका वहाँ बोरोवर है, उसने आपने मोहर लगा दिया भाई एनपीए हो गया और सरफेसी लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। सरफेसी लगाना है तो एनपीए पे और एनपीए लगाना है, एनपीए बोलना है तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप वो करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात होती है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब होता है कि आपने कोई भी लोन एडवांसेस या कोई सब्सक्रिप्शन डिबेंचर का किया हुआ है, बॉन्ड का किया हुआ है, किसी गारंटी दी हुई है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी जिसमें आपका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंट कहेंगे। और जो अमाउंट आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको हम फाइनेंशियल एसेट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल एसेट कहेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट में किसी भी तरह की रिकवरी रिसीवेबल्स जो है, क्या है? A claim to any debt or receivable as a part thereof whether secured, कोई भी हो। तो फाइनेंशियल एसेट तो दोनों हैं, लेकिन सरफेसी में कौन से लगेंगे? जो सिक्योर्ड होंगे। भाई फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन नहीं बदल सकता सरफेसी, लेकिन कौन से फाइनेंशियल एसेट?
जो सिक्योर्ड होंगे उस पे ही सरफेसी लगेगा, ठीक है। एनी डेट और रिसीवेबल सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज और चेंज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ मॉर्गेज चेंज चार्ज हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी वेदर फुल और पार्ट सिक्योरिटी। तो ये सारी जो चीजें हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम से दी गई हैं। तो जब क्वेश्चन आता है वहां पे आप गड़बड़ कर जाते हैं, वहां क्वेश्चन आता है आउट ऑफ दिस विच इज नॉट कैटेगराइज एज फाइनेंशियल एसेट एज पर सरफेसी एक्ट, तो एक लाइन में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, बहुत कॉमन सी बात है, कंपनी एक्ट में जो अब 2013 हो गया है, उस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी बोला गया है कि भाई इनको हम विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनी बोलेंगे, तो उन्हीं को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लिया गया है इस एक्ट में, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बोल दिया है इस एक्ट में, बोला ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी है इसमें, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट में बोली गई है। कोई भी इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग, देखो यहाँ आ गया एनबीएफसी डिफाइंड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें कोई भी जो है एक्ट के, तो ये सारी चीज़ों को बोला गया, इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला गया है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कई बार आता है कि हाइपोथिकेशन किस एक्ट में डिफाइन है। आज हम पढ़ रहे हैं सरफेसी एक्ट, और आप लोगों की आंखों के सामने दिखाई दे रहा है हाइपोथिकेशन, दिख रहा है हाइपोथिकेशन, ये चार्ज अपॉन ए मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, जो अभी प्रॉपर्टी है या अभी पैदा होने वाली है, बनने वाली है, और किसी बोरोवर ने वो किया हो, किसके फेवर में किया हो, किसी बैंक के फेवर में किया हो, विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन। हाइपोथिकेशन में पोजीशन नहीं होता, कौन से मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सच क्रेडिटर एज ए सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंक्लूड फ्लोटिंग चार्ज। अब देखो फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है इस तरह से कि जैसे परचूनी की दुकान है, मान लिया परचूनी की दुकान है, उसमें आज 2 लाख रुपए का सामान लाया, वो बिक गया, फिर दूसरा लिया, फिर बिक गया, तो वो क्या है, जो भी नया आता जाएगा उसमें फ्लोटिंग चार्ज लगता जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फ्लोटिंग चार्ज नहीं लगता, यानी कि कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिफाइड होते हैं, तो वहाँ फ्लोटिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वहाँ फ्लोटिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है। आरआरबी कवर होता है। अच्छा, अरविंद अग्रवाल जी कुछ बोल रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर 20 लाख, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देंगे आप अरविंद जी। देखो, जो वीडियो क्लियर नहीं है का कंप्लेंट कर रहे हैं, ये सामने मेरे मोबाइल रखा हुआ है, दूसरे नेटवर्क से चल रहा है, इसमें वीडियो बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। आप वीडियो को ऐसे चला के देखिए, उसके पिक्सल्स को बढ़ा के देखिए प्लीज़, और अपने मोबाइल तक एग्ज़ाम में डेटा खूब सारा भर के रखिए, बहुत साफ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं उस चीज़ को खुद पढ़ के बता रहा हूँ, केवल आपको अपनी आइज़ को कंसंट्रेट करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरविंद जी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या अरविंद जी उसका आंसर दे पाएंगे? CIB की क्लास बीच बीच में चल रही हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं लग रहा। पेज नंबर की बात कर रहे थे, अभी मैं पेज नंबर पे आ गया हूँ, डेफिनेशन फाइनेंशियल 215 पे आ गया हूँ, 215 पे आ गया हूँ मैं। फ्लोटिंग चार्ज वो होता है जिसमें जो गुड्स होती हैं वो बदलती रहती हैं, उसको फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। हाँ, 360 पिक्सल्स पर भी वीडियो बेस्ट आ रही हैं, तो लोगों की एडवाइस को मानिए प्लीज़, 360p सेट कर लीजिए। अगर नहीं सेट कर पा रहे तो बताता हूँ, आपके यहाँ वीडियो में यहाँ 3 डॉट होते हैं, 3 डॉट क्लिक करेंगे तो 3 डॉट जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऐसे ऑप्शन आएगा, क्वालिटी में जाइए तो वो 360 पर सही है, और अच्छा डेटा है तो 720 पर देखिए, 480 पर देखिए। योगिता जी डेली क्लास चल रही है, आज सुबह से ये मेरी 4 घंटे की क्लास खत्म हो गई, ये 6 घंटे वाली रूट चल रहा है। उसके बाद 9
हाँ 9 PM पे आना मत भूलिएगा, मार्केटिंग शुरू कर रहा हूं। 9 PM पे मार्केटिंग मॉड्यूल शुरू होगा। ठीक है, चलिए रमेश कुमार जी, सामने तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उस चीज को समझाने के लिए जितने टेक्निकल वर्ड है वो अंग्रेजी में है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल हिंदी में हो रहा है। ठीक है, चलो जितना समझ में आता उतना समझ जरूर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आगे बात करते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या है, इट इज एन एसेट। तो अब नॉन परफॉर्मिंग, अभी जो लास्ट क्लासेस हमारी एनपीए की हुई हैं, तो जिसमें आरबीआई डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंट एनपीए कहलाते हैं उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। अगली बात आती है इसमें ओरिजिनेटर। देखो ये कुछ वर्ड ऐसे आ गए जिसको आपको समझना है। ओरिजिनेटर इज द ओनर ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी कौन है, बैंक। ठीक है, दैट इज एक्वायर्ड बाय ए सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर द पर्पज सिक्योरिटाइजेशन। ये सब कुछ नहीं है। इन प्लेन मीनिंग व्हेन द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंड्स मनी अगेंस्ट सिक्योरिटी, दे आर ओरिजिनेटर है। ऑब्लिगर कौन है, पर्सन लाइबिल जो है कौन है, ऑब्लिगर ये है। ठीक है, वेदर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज हो, डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट वेदर एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंडीशनल और कंटिजेंट इंक्लूडिंग बोरोवर। तो सब लोग कौन हो गए, ऑब्लिगर हो गया। बोरोवर के साथ ऐसे कोई भी लोग जो किसी भी तरह से किसी ऑब्लिगेशन में बंध जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो ओरिजिनेटर बैंक है, ऑब्लिगर कौन है, बोरोवर या जो उस असिस्टेंस में काम कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी। क्या चीज है प्रॉपर्टी, किसे कहेंगे, तो प्रॉपर्टी किसे कहेंगे इसे समझ लीजिए जरा सा। प्रॉपर्टी हम कहेंगे, प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी इमूवेबल, मूवेबल, कोई भी एनी डेट, कोई भी एनी राइट, अधिकार जिसमें कुछ पेमेंट आपको मिलने वाला हो, चाहे वो सिक्योर्ड हो। रिसीवेबल्स, कोई आपके उधारी आने वाली है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर हो। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, ये सब आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड वाइडर इन दिस एक्ट। प्रायर टू दिस एक्ट प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड अंडर वेरियस एक्ट। एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में थी, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट में थी। ठीक है, बाय दिस एक्ट द एडिशन ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेटस सब क्लॉज 3rd, 4th, 5th here above is made. Due to this, now security interest can be created against these properties for raising loan. तो हमने यहाँ पे बात बताई कि प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं जो सरफेसी एक्ट में डिफाइन की हैं। उसके अलावा पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में और फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी डिफाइन की गई थी। अब देखिए एक बहुत बड़ा नाम आ गया है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे, जिन्होंने म्यूचुअल फंड की क्लास ली थी उनको पता है कि म्यूचुअल फंड की क्लास में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन होते हैं। म्यूचुअल फंड वाली क्लास में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन होते हैं। ठीक है, तो कौन होते हैं, देखिए, सच बायर मीन्स ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बोला उसने, तो कोई भी ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन इंश्योरेंस कंपनी और ए बैंक और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ट्रस्टी, एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ए म्यूचुअल फंड। कोई भी कंपनी जो म्यूचुअल फंड के बिहाफ पर, प्रोविडेंट फंड के बिहाफ पर, ग्रेचुइटी फंड के बिहाफ पर, पेंशन फंड के बिहाफ पर, एफआईआई के बिहाफ पर सेबी में रजिस्टर्ड है या किसी और कॉरपोरेट बॉडी में रजिस्टर्ड है जो सेबी में, तो इसका मतलब ऐसे बायर जो खुद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, ट्रस्टी कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, कुछ भी है, जो
इनके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करती है। किनके बिहाफ पर? म्यूचुअल फंड के, प्रोविडेंट फंड के, ग्रेचुइटी फंड के, पेंशन फंड के बिहाफ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं ऐसी कंपनी जो सेबी में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। द डेफिनेशन कवर्स सेवरल कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। यानी एक नॉर्मल कंपनी की बात नहीं कर रहे, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, कोई भी कंपनी क्यूआईबी नहीं हो सकती। क्यूआईबी के लिए ऐसा इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है जो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इफ एनी कंपनी वांट्स टू बिकम क्यूआईबी देन इट विल हैव टू गेट ए सच रजिस्टर फॉर, और सेबी इसको ऑथराइज करता है। कोई भी क्यूआईबी कहने के लिए हमें सेबी बोलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से लोग क्लास छोड़ के जा चुके हैं और या तो उनको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आता है या उनके 5-6 मार्क्स कम होने वाले हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग पास होना चाहते हैं क्लास में बने रहिए। रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? अब आगे रिकंस्ट्रक्शन, एक कंपनी फॉर्म द पर्पज ऑफ, जो कंपनी इस मामले में, किस मामले में? एसेट के रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी बनेगी और कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड होगी, उसको हम बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी वो रिकंस्ट्रक्शन का पर्पज उनका होता है। स्कीम की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी होती है जो एसेट को खरीदती है या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, कैन रेज फंड फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर फॉर्मुलेटिंग। अब देखो सुन लो, यहां पे हमने बोला था कि ये जो क्यूआईबी है, कौन? क्यूआईबी से ये पैसा लेती है, कौन? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पैसा लेती है। किस लिए देती है? इसको देने के लिए। जो क्यूआईबी कंपनियां हैं उन कंपनियों से पैसा उठाती है और उस पैसे को कहां देती है? बैड लोन में, क्योंकि इस कंपनी के पास, एआरसी के पास इतना पैसा शायद नहीं होता है। ये एक मीडिएशन की तरह काम करती है, लेकिन उसको कोई ऐसा बनना चाहिए जो खूब सारा पैसा अपने पास रखता हो। नाइन PM पे मार्केटिंग की क्लास होगी। चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रखा है, सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है? सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है? सिक्योरिटाइजेशन होता है कोई भी एसेट को एक्वायर करना, किसके द्वारा? एआरसी कंपनी के द्वारा, और वो एक्विजिशन में भी बाय रेजिंग ऑफ फंड्स, पैसा कहीं से उगा सकते हैं। कहां से? क्यूआईबी से पैसा उठा सकते हैं। और इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एसेट। अब देखो सुनो, जो सर्टिफिकेट देते हैं, उन्होंने कहा हमने 1 करोड़ का एसेट खरीद लिया, तो एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं इसको इश्यू करते हैं, सिक्योरिटी रिसीट के द्वारा इश्यू किया जाता है। और ये कंपनी क्या करती है? रेज करती है फंड, किन से? क्यूआईबी से। यानी जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, वो क्या करते हैं? उनसे पैसा रेज करते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट एंड द modality of securitization defined here is new for the Indian laws। तो ये जो अभी पहले तो ये होता नहीं था कुछ भी, ये क्या है? इंडियन उसके लिए एक नया वो है, इंडियन उसके लिए एक नया वो है। पहले ये नहीं होता था क्योंकि सरफेसी के बाद ही ये सब चीज़ें चालू हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, दिस प्रोसेस वेयर नॉन लिक्विडेटेड फाइनेंशियल एसेट आर कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब देखो सुनो भाई, कोई अगर उसने एनपीए खरीदा है
और खरीदने के बाद वो बेच नहीं, मतलब उसको उसका पैसा नहीं आ पा रहा, तो वो जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, सिक्योरिटी रिसीट दैट कैन बी सोल्ड टू द इन्वेस्टर, और वो सिक्योरिटी रिसीट इन्वेस्टर को जिसने पैसा पहले लगाया था उसको दे दी जाती है। इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रिसीवेबल्स एंड अदर एसेट इनटू सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो एसेट्स होते हैं उनको एक पेपर में कन्वर्ट कर देना। सिक्योरिटी रिसीट दैट कैन बी प्लेस्ड इन द मार्केट फॉर द ट्रेडिंग, और उसकी सेल होती है। इन इंडियन लॉ देयर इज नो प्रोविजन फॉर ट्रांसफर द क्लेम दैट आर सिक्योर्ड बाय द एनी सिक्योरिटी। नाउ सरफेसी एक्ट हैज मेड द लोन सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और अदर चार्ज ट्रांसफरेबल, यानी लोनों को भी अब ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? सिक्योरिटी रिसीट इशू करके। ऑन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट द सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड स्टेप इनटू द शूज इनटू द लेंडर बैंक, और मतलब जो रोल पहले लेंडर बैंक का था अब वो रोल उनका हो जाता है। ठीक है, दिस एक्विजिशन इज ऑल्सो बी सेट टू बी एज ए सेल ऑफ एसेट विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो जिसने वो एसेट ले लिया अब बैंक की जिम्मेदारी हट गई। विदाउट रिकोर्स का मतलब अब बैंक ने, हमें नहीं पता आप कैसे वसूलोगे, आप ही जानो, आप ले जा रहे हो हमसे। ठीक है, तो द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ऑल सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, ये देखना एआरसी का रेगुलेटर कौन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआरसी का रेगुलेटर, यानी अगर एआरसी का काम करना तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। और जो गाइडलाइन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, जरा ध्यान रखिए, किसी भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को कम से कम 2 करोड़ रुपए रजिस्ट्रेशन के समय उसके पास अपनी नेटवर्थ होनी चाहिए, अपनी कैपिटल होनी चाहिए। और दीज कंपनी आर रिक्वायर्ड टू कैपिटल एजुकेशन ऑफ कितना 50% और 100 करोड़ विच एवर इज। देखो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, कहीं पे भी आपको समझ में आएगा, आप लोगों को समझा पाएंगे। देखिएगा जरा, मैंने एक एआरसी खोल दी, उसका नाम रखा XYZ ARC, खोल दी। ठीक है, और क्योंकि 2 करोड़ में मुझे कंपनी खोलने की परमिशन थी, 2 करोड़ से मैंने कंपनी खोल दी। अब मैं किसी बैड लोन को खरीदने जाता हूं, सिक्योरिटाइजेशन करता हूं, और बैड लोन जो है 20 करोड़ का है। आपको मुझे बताना है कि नंबर 1 केस, नंबर 2, नंबर 3 केस में से ये कंपनी कौन कौन से केस में फंक्शन कर सकती है। 4 करोड़ और 50 करोड़। $2 करोड़ उसने, कंपनी ने अपना क्या किया हुआ है, 2 करोड़ की कैपिटल है उसकी। आंसर दीजिए, आपसे मैंने पूछा है। आंसर दिया गया है ऑल। चलिए देखते हैं कि ऑल है या नहीं है। देखो, जितना भी आपका एसेट खरीद रहे हैं उसका 15% आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी जैसे बेसल में निकलती है, तो अगर आप इसका 15% निकालते हैं तो कितना आता है, 3 करोड़। इसका 15 निकालते हैं तो आप 0.6 करोड़, और इसका निकालते हैं 15% तो आता है 7.5 करोड़। अब तो आंसर बदल सकता है आपका। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऑल नहीं है भैया, ऑल नहीं है। बहुत गलत बात है, बिल्कुल। आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी बिल्कुल। ये दोनों कंपनी इस एसेट को नहीं खरीद सकती।
हाँ जी विनय गुप्ता जी, मैं समझा दिया कि जो लोन्स हैं आपके, जितना आपका लोन है उसका 15% आपको कैपिटल रखनी है। तो 20 करोड़ का 15% होता है 3 करोड़, 4 करोड़ का 15% होता है 0.6 करोड़, और 50 करोड़ का, तो इनमें से इसके पास तो इतनी ही कैपिटल है, तो केवल वो ये वाला लोन ले सकती है वो कंपनी। ठीक है, चलिए एक और इसी में केस बढ़ा देते हैं। 4th नंबर केस, जरा ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। 4th नंबर केस, इस कंपनी को एक 2000 करोड़ का एनपीए सिक्योरिटाइज करना है। एनपीए जो है बाई करना है, हिंदी में लिख देता हूं, बाई करना है। तो इसको कितनी कैपिटल चाहिए? आंसर दीजिए। तो इसको कितनी कैपिटल चाहिए, जल्दी आंसर दीजिए। हाँ जी, आंसर आया। चलो बहुत बढ़िया बात है, सब लोगों ने इस 2000 करोड़ का फटाफट निकाल दिया 15%। दैट इज, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि उसको बोला हुआ है 15% और 100 करोड़, विच एवर इज लेस। यानी आप 100 करोड़ भी अगर कैपिटल रख लें तो अनलिमिटेड अमाउंट के एसेट एक्वायर कर सकते हैं, सिक्योरिटाइज करा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सिक्योरिटाइज कराने में पैसा कहां से आएगा? ये सिक्योरिटाइज कराने में पैसा ये QIB देगा। पैसा कौन देगा? QIB देगा। ये ध्यान रखना, आपके पास नहीं है। कैपिटल होने का मतलब पैसा होना नहीं है। कैपिटल तो आपने बिल्डिंग खरीद ली, आपने एसेट खरीद लिए, मार्केट में लगा दिया, एडवर्टीजमेंट कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिए। ये तो केवल आपकी नेट वर्थ को बता रहा है कि आप अपना पैसा कितना लगा के बैठे हो मार्केट में। नेहा दुबे ने बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, बाकी बहुत लोगों में गुंजाइश है। सोनम सिंह 4 करोड़ का कैसे आप आंसर दे रही, मुझे समझ में नहीं आया। हर्षिता बिल्कुल ठीक है। चलो अब जो है कुछ लोगों को बात समझ में आ गई। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा तो बताइए, आप हाँ कह दोगे तो मैं और जोर जोर से पढ़ाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी मज़ा आ रहा है, मज़ा तो आएगा जब आप एग्जाम में ही बैठोगे, ये सब क्वेश्चन सामने आएंगे तो। ठीक है, चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार मेरे को एक फ़ोन आया कि सर थैंक यू वेरी मच, एक कोई लॉयर थे, उनका फ़ोन आया कि थैंक यू वेरी मच, मेरा जो है शायद बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पैनलिस्ट, जो बैंक ऑफ इंडिया में लॉयर होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट हो गया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला कि सर मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो उससे पहली रात को आपके 2 वीडियो देख के गया था, एक सरफेसी का और एक DRT का। और उन्होंने कहा कि इंटरव्यू जो बोर्ड था, ऐसा लगा कि वो भी वही वीडियो देख के आए हैं। वो लाइन से क्वेश्चन पूछते गए उसी में से, और मैं उसके आंसर देता गया। जबकि वो ये कह रहे कि मैं जो है व्हीकल वाले उसमें लॉ में काम करता था, और ये पूरा मॉर्गेज और उसमें आ गया पूरा। तो ये जो चैप्टर बना इन ऑल रेस्पेक्ट ओके बन रहा है, समझने के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से। दोबारा नहीं पढ़ना है आपको। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं। और अब आपको सिक्योरिटाइजेशन समझ में आ गया, और सिक्योरिटाइजेशन के बाद एक वर्ड आता है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। सिक्योरिटाइजेशन
कंपनी। भाई सिक्योरिटाइजेशन तो हो गया, लेकिन कौन सी कंपनी को हम सिक्योरिटाइजेशन बोलेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कौन होगी? द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ऑल्सो नीड्स, एक तो आरबीआई में उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अपने आप को कंपनी एक्ट में कंपनी कहलाना पड़ेगा, ठीक है। कैन सेटअप सेपरेट ट्रस्ट स्कीम वाइज, अब देखो वो कंपनी अलग अलग ट्रस्ट बनाती है, अलग अलग स्कीम के। कैसे स्कीम्स के? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां बताया था कि ये जो पैसा उठाते हैं वो स्कीम से उठाते हैं। काय से उठाते हैं? स्कीम से। तो एक एआरसी कई सारी स्कीम लॉन्च करती है, हर स्कीम से पैसा अलग से उठाती है। क्यों? क्योंकि जो क्यूआईबी से पैसा लेती है उस बैड लोन में इन्वेस्टमेंट करने में, जब उसको उसका फायदा होता है। अब फायदा कैसे होता है सुन लो, ये बताया था मैंने बताया था 1 करोड़ का लोन है, 50 लाख में खरीद लिया इसने और रिकवरी कितने की करी? पूरी 1 करोड़ की। तो फायदा उसका होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो, एज प्रोवाइडेड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी का। सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या होता है? सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो होता है एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एग्रीमेंट और कोई डॉक्यूमेंट और कोई अरेंजमेंट अंडर विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सिक्योरिटी, यानी ऐसा कोई भी कागज जो लोन देते समय बोरोवर ने सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी भी दी और सिक्योरिटी के साथ एग्जीक्यूट किया हुआ है क्रेडिटर यानी बैंक को, ठीक है। दिस इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड विद सिक्योर्ड, ठीक है। सिक्योर्ड एसेट क्या होता है भैया? सिक्योर्ड एसेट वो होता है जिसके अगेंस्ट में कोई ना कोई सिक्योरिटी ली होती है। देखिए, इफ द बोरोवर हैज एनी प्रॉपर्टी ओवर विच नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, सच ए प्रॉपर्टी इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द एनफोर्समेंट, यानी कोई प्रॉपर्टी ली ही नहीं उसने तो वो इस एक्ट में किसी काम की नहीं होती, उसका आप कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई? चलो आगे देखिए। सिक्योर्ड क्रेडिटर, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी वो क्रेडिटर जिसने अपने लोन को देने में कोई ना कोई सिक्योरिटी ले रखी है, या डिबेंचर वो कर रखे हैं, ले रखे हैं किसी के, क्योंकि डिबेंचर में भी सिक्योरिटी होती है, कोई भी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, होल्डिंग सिक्योरिटी। सिक्योर्ड डेट क्या होता है? ऐसा कर्जा जिसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी ली गई होती है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? मैंने हिंदी में और बहुत आम भाषा में समझाते, यहां समझ लीजिए। एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट और कुछ भी जो प्रॉपर्टी पे होता है जिसको सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में क्या सिक्योर्ड किया जाता है, तो उसमें कोई भी फायदा होने वाला वो सब आपका सिक्योर्ड, चाहे वो मॉर्गेज से हो, चाहे हाइपोथिकेशन असाइनमेंट से, अदर ये सब सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहलाते हैं। Whenever any lender takes any security from the borrower, the tenders get interest, gets interest, यानी जो लेंडर को अधिकार हो जाता है उस सिक्योरिटी पर। टाइप ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड, अब वो कितना इंटरेस्ट उसका उसमें है वो डिपेंड करेगा कि उसने कौन सी प्रॉपर्टी दी है। Until now, such interest of the lender in the security was not defined any law, और अभी तक ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहीं पर भी डिफाइन नहीं था। कहाँ डिफाइन हुआ? सरफेसी एक्ट में डिफाइन ये हुआ, ठीक है। अब आया सिक्योरिटी रिसीट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्योरिटी रिसीट क्या होता है? क्या है? देखिए, सिक्योरिटी रिसीट, अ रिसीट और अनदर सिक्योरिटी, अ रिसीट और अनदर सिक्योरिटी कौन है? इश्यूड बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू एनी क्यूआईबी। ध्यान रखिएगा, काहे के लिए करेगी? कि वो पैसा वहां देगा और उसको वो रसीद देगा। टू ए स्कीम एविडेंसिंग द परचेज ऑफ, अब देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर ये सीन फिर काम आने वाला है कि ये जो परचेजर है एआरसी, यहां से वो क्या परचेज कर रहा है? एसेट परचेज कर रहा है। और जो सिक्योरिटी रिसीट है किसको दे रहा है? इसको क्यूआईबी को दे रहा है। और क्यूआईबी क्या दे रहा है उसके बदले में? उसको बैड लोन की जगह क्या दे रहा है? वो पैसा दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है सिक्योरिटी रिसीट किसको देता है?
QI इसको देता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है या जहाँ से वो पैसा उठा रहा है, वो उसको कहीं बेच सकती है कितने में, प्रॉफिट में, जो भी कुछ है उस प्रॉफिट को वो अपने इन्वेस्टर या जो इन्वेस्टर है उसमें डिपेंड करती है, और बैंक को पैसा मिल जाता है। ठीक है, बैंक को पैसा मिल जाता है, और बैंक के जो लोन्स हैं वो लोन्स एक अच्छी उसमें वो आपके NPA से हट करके उतने पैसे उसके पास एक एसेट के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अनडिवाइडेड राइट का मतलब जिसके पास वो जाती है सारा राइट उसका हो जाता है। और क्या है, द सिक्योरिटी रिसीट एविडेंस द परचेजर अनडिवाइडेड राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी, दीज रिसीट आर ट्रांसफरेबल इन द मार्केट बाय द एक्ट द न्यू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल। तो वो जो रिसीट है, वो जो QIB है, उसको मान लिया उसने 2 करोड़ की खरीदी और उसको कोई खरीदार मिल गया 3 करोड़ का, 3 करोड़ में बेच देगा वो। ठीक है, और जब ये बंदा, सुन लीजिएगा बात, यहाँ पे एक बात और सुनिएगा, जब ये NPA को लिक्विडेट कराता है तो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो है अपने खर्चों के बाद इस QIB को जाता है, उसमें डिविडेंड मिलता है, मतलब इसको जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया हुआ है, इन लोगों के यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, उसमें उनको फायदा जो भी होता है वो शेयर होता है, इसलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर कौन होता है, देखिए, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में 10% से कम नहीं, यानी लेस देन 10% का मतलब क्या होगा, तो मोर देन और इक्वल टू 10% जिसका स्टेक होता है उसको स्पॉन्सर। आपको पता है किसी कंपनी में जो बड़े हिस्सेदार होते हैं उनको हम स्पॉन्सर बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है विकास जी ने कि 1 करोड़ का NPA 50 लाख में खरीदना है और उसके बाद 40 लाख में बेचता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 50 लाख का खरीद तो लिया लेकिन वो 50 में नहीं बिका, 40 में बिका, तो बिल्कुल उसका लॉस जो है जो QIB वाले इन्वेस्टर है वो उठाएंगे। जो क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, ARC तो केवल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ARC केवल प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ऐप में सारे वीडियो कल प्रोवाइड हो जाएंगे जो भी नए वाले बने हुए हैं। प्रोसेस करने में टाइम लगता है, एक वीडियो आधा दिन लेता है। आपको क्या हम बताएं कि किस सॉफ्टवेयर से उसको करा जाता है। हाँ, संजय जी का क्वेश्चन है, एनी विदेशी कंपनी को ARC कंपनी बना सकते हैं क्या। देखो, इसमें जो है आप सिंपल गूगल में ये सर्च करिए कि FDI इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, FDI इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। तो आप जब इसका आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक गूगल के द्वारा एक आंसर मिल जाएगा। और ये सारा कहानी जो है ये सारा जो भी कहानी है वो मिल जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा गूगल करने की कोशिश करी है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ARC वुड नीड टू कंप्लाई विद द FDI द लिमिट ऑफ FDI इन्वेस्टमेंट ऑफ may be enhanced from the paid up value of the each state association company। देखो, इसमें एक, ठीक है, इसका आंसर जो आपने पूछा था इसका गूगल मैंने कर लिया है। इसमें सेंट्रल हैज़ अलाउड 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, वो आके ख़राब लोन ही तो खरीद रही है, तो उससे आपके बैंकों की तो पोजीशन अच्छी हो जाएगी ना, बैंक का तो वो खाता सही हो जाएगा, बैंकों को तो रिकवरी मिल जाएगी। इसलिए इसके लॉजिकली ये है कि शायद ऐसा होगा। हाँ, लकी जी ने बोला इसको सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहते हैं। ठीक है,
रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्यों नहीं आता यार भाई, क्या करें तुम्हारा। ये या तो आपने क्लास पूरी ली नहीं है, बीच में आप आए हैं क्लास में, मैंने बहुत साफ साफ बताया था, कहाँ बताया था देखता हूँ मैं भी, ये बताया था मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल लैंड पे ही, बिल्डिंग पे ही ये लगता है इक्विटेबल मॉर्गेज, और उसी पे वो लगता है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज पर ये एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं लगता है, साफ साफ मैंने बताया था। आप थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने दोबारा पूछ लिया, मैंने दोबारा बता दिया। अब हम आते हैं यूनिट 21 पर। जैसा कि यूनिट 21 का नाम है, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो रेगुलेशन, क्या क्या रूल्स हैं इस पे, क्या क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें आ रही बात कि कैसे कंपनी बनती है, कैसे वो फाइनेंशियल एसेट को लेती है, ऑब्लिगर क्या करता है, ऑब्लिगेशन कैसे डिस्चार्ज होता है, इन सब बातों पे यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे आ रहे हैं आपके इसमें। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन, इसकी आधी से ज़्यादा बात हम कर चुके हैं, बोलिए कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। देखिए क्या बोला हमने, 2 करोड़, दूसरा क्या बोला 15%, तीसरा क्या बोला मिनिमम 100 वाला, ये लाइन यहाँ नहीं लिखी हुई है। नेट ओन फंड कितने होने चाहिए, 2% या वो, लेकिन 100 करोड़ तक एक सीलिंग है, ठीक है। अगले क्या है, केवल मैं इंपॉर्टेंट बात यहां पे रिवाइज करूंगा। और जो ये रजिस्टर्ड एआरसी में कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि फंड को रेज कर सकती हैं, मनी को एक्वायर करने के लिए, कैसे, सिक्योरिटी रिसीट इशू करने के लिए। तो आरबीआई को पूरा एम्पावर किया हुआ है इसमें कोई भी काम करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मैं ज़रूर उस पर रुकूंगा और आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करते चलूँगा। यहाँ एक बात है, कंपनी को सेपरेट स्कीम फॉर्मुलेट करने का पावर दिया गया है उसको, और कंपनी हर एक के लिए सेपरेट ट्रस्ट भी बना सकती है ईच स्कीम के लिए। और सिक्योरिटी कंपनी ऐसे मामले में एक ट्रस्टी की तरह काम कर सकती है, क्योंकि उस पैसे को वो होल्ड कर रही लोगों के। एज द एसेट्स एक्वायर्ड इन ट्रस्ट विद सम स्कीम वाइज, द रिस्क ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ एसेट विल बी इम्पैक्टिंग द, देखो सुनो, ये क्वेश्चन आप पूछे थे ना, सब्जेक्ट टू मार्केट, देख लीजिएगा, सुन लेगा। द रिस्क ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ द एसेट विल बी इम्पैक्टिंग द इन्वेस्टर हु आर इन द बेनिफिशियरी अंडर द ट्रस्ट, यानी जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके पैसों का नुकसान भी हो सकता है। ऐसा देयर शुड बी नॉट बी लॉस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का लॉस नहीं है। देखिए कितने मजे की बात है, कंपनी का लॉस नहीं है, एआरसी का लॉस नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा कहीं से उठा के दे रही है। और बात आई थी वो कैपिटल काहे के लिए रखी, वो कैपिटल तो उसने अपने ऑफिस बना रखे हैं, ठीक है। चलो आगे बात आ रही है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर देखिए जो उसने रजिस्ट्रेशन लिया था वो रजिस्ट्रेशन को क्या कैंसिल भी कर सकती है। तो बहुत सारी कॉमन बातें हैं इसमें कि वो चाहे तो अपना काम धंधा बंद करे, और कंपनी ने काम बंद किया तो वो कैंसिल कर ले, ठीक है। और कंपनी जो है QIB से पैसा लेना बंद कर दे, यानी इन्वेस्टमेंट करना, या कंपनी फेल हो जाए कोई भी कंडीशन को कंप्लाई करने में, न मानने में, या कंपनी फेल हो जाए कोई भी RBI के डायरेक्शन मानने में, या कंपनी के जो अकाउंट हैं वो एज पर लॉ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है, या
आरबीआई ने उसे कुछ बुक और वो सबमिट करने को बोला था, वो उसको नहीं दे रही है तो भी, ठीक है, या प्रायर अप्रूवल नहीं ले रही आरबीआई से कोई मैनेजमेंट को चेंज करने, तो आरबीआई की जो पावर है उन पावर को अगर वो नहीं मानेगी तो डेफिनेटली जो है उसको खतरा है। किस बात का खतरा है? वो अपना स्टेटस को, उसका काम जो है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, अब कंपनी जो है कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन दो कैटेगरी में है। पहले वाले में तो है वो विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी। देखो जब उनका कैंसिलेशन हो रहा तो आरबीआई उसको कुछ भी वो नहीं दे रही है अपॉर्चुनिटी, और वो कब है? जब वो अपना बिजनेस खुद जो है सीज कर देती है, नहीं करती है, और कोई इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर देती है, आरबीआई की गाइडलाइन फेल करती है, मेंटेन करने में फेल हो जाती है, और अपने अकाउंट डॉक्यूमेंट आरबीआई को इंस्पेक्शन नहीं कराती है, तो इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको नहीं देगी। सेकंड कैटेगरी में क्या होता है, उसको कुछ अपॉर्चुनिटी है। द आरबीआई हैज पावर टू डिस्कशन टू डिनाई opportunity if the RBI feels the delay be cancellation registration be prejudicial to the public interest, यानी उसे लगता है कि पब्लिक के हित में बिल्कुल उसे कोई मौका देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। It is required that the order is with region recording, और उसमें क्या है कि जो भी उसका रीजन है उसको क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी क्यों इसकी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी गई है, ठीक है। अब जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया भाई उसको दिक्कत तो होगी, तो उसकी दिक्कत को सुनने के लिए वो क्या करेगा, अपील करेगा। कहाँ करेगा? देखो अपील के अधिकतर आंसर 30 डेज हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले में 90 डेज हैं, ध्यान रखिएगा। एक आध जगह 45 भी है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिवन ए हेयरिंग बिफोर द रिजेक्शन ऑफ अपील, ठीक है। इवन इफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रिजेक्टेड or the already existed registration is cancelled, the company shall be deemed as registered until the company। अब सुनो एक बात है, अगर आरबीआई ने उसका काम समाप्त कर दिया तो वो तब नया लेने के लिए तो समाप्त कर दिया, लेकिन जो पुराना लोगों का पैसा उठा के बैठी हुई है कंपनी, उसके लिए वो कंपनी उतने दिन तक काम करती रहेगी पुराने काम को। आपने जैसी बोला लंबी क्लास, तो इंटरनेट भी समझ गया ज़्यादा लंबी क्लास हो रही, क्या थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो कोई भी आप एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी ली जाती है, लेकिन इस केस में जो यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है, द सेड डॉक्यूमेंट डज नॉट रिक्वायर इज नॉट रिक्वायर्ड अ स्टैम्प, यानी स्टैम्प नहीं देने की। जो भी सिक्योरिटी रिसीट जो इश्यू होती हैं उसमें कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है, ठीक है। और सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन कैसा होता है, पहले तो आप एसेट को एक्वायर करते हैं, ठीक है, और सेकंड क्या करता है, फिर सिक्योरिटी रिसीट इशू करते हैं इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर। देखो मतलब आप जो QIB है उसके फेवर में रिसीट इशू करते हैं और उस रिसीट से लोगों से पैसा मंगाता है, भैया लाओ पैसा लगाओ उसमें, ठीक है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेंडर इन रिलेशन टू एनीवन, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। केवल इंपॉर्टेंट काम कराऊंगा, 10 मिनट में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे इंपॉर्टेंट बातों के साथ, कोई बात छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप लोग बने रहिए क्लास में, जितने भी लोग क्लास में हैं। यहाँ देखिए एक पॉइंट आया कि जब कोई आप एसेट उठाएंगे तो उस एसेट को उठाने से, कोई भी जब आप एसेट उठाएं तो कोई भी आप एसेट उठाते हैं तो उठाने के बाद अगर बैंक को कुछ और उसको लोन ग्रांट करना था तो वो गारंटी नहीं है उस कंपनी की, ARC की। ARC तो एग्जिस्टिंग एसेट उठा के ले आई आपका। हाँ, यहाँ पर क्या है, अगर कोई ऐसा जो लोन है उस लोन को उठा रही, तो यहाँ पे एक बात आ रही, देखो
it does not get discontinued or abated to get any way of judicially affected because of acquisition. इस पॉइंट को देखिए जरा, if a securitization company or liquidation company acquires the asset of the more than one bank of institution where cases before different debt recovery tribunal, इसको वाले को इंपॉर्टेंट देखिएगा। अब देखिएगा, कोई ऐसी कंपनी है जहां पे कई डीआरटी में केस लगा हुआ है और उसका एसेट उठा लिया उसने। अगर उसका एसेट उठा लिया तो उस केस में क्या रेमेडी है उसकी देखिए, रेमेडी के बारे में क्या रेमेडी है। डीआरटी में बहुत सारे केस पेंडिंग है, तो क्या कर सकती है कंपनी? कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू एनी ऑफ द अपीलेटर सच डीआरटी, तो वो सारे जो केस होंगे उसके एक जगह ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखिए ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है। ऑफर डॉक्यूमेंट वो होता है जब कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है, जब कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है जो QIB है, तो उसी को ऑफर डॉक्यूमेंट है। तो RBI हैज मेंशन डिटेल अबाउट द ऑफर एंड डिटेल्स ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड देयरइन। By and large the full detail and the particular about financial asset, loan detail of bank trustee सबकी वो देनी पड़ती है, इंक्लूड करनी पड़ती है। Some quarterly details are also required for disclose. These include the details about the profit loss, repayment, expenses, default। तो स्कीम में वो सब बताएगी भाई हम कितना प्रॉफिट लेंगे, कितना क्या देंगे। डिवेंचर क्या होता है आप लोगों को पता है? डिवेंचर क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें कोई कंपनी वो उधार लेती है लेकिन अपने एसेट्स को उसके अंदर गिरवी रखती है। एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर द डिवेंचर कैन नॉट बी लेस देन द 1.5% ऑफ द बैंक रेट एज ऑन द डेट ऑफ इश्यू। अब इसमें क्या है और दूसरा क्या है? पीरियड ऑफ रिडेम्पशन कैन नॉट बी एक्सीड 6 ईयर, ठीक है, 6 साल का। और वो एग्रीमेंट की बात क्या थी? जो ओरिजिनेटर यानी बैंक और सिक्योरिटाइजेशन के लिए जो एग्रीमेंट करता है उसको बोला हुआ है। सिक्योरिटी रिसीट क्या होती है? इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर के लिए की जाती है। जो अभी क्या है? नोटिस टू ऑब्लिगर एंड डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन ऑफ सच ऑब्लिगर। अब उसमें क्या है? जब बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर लेता है कि जो है वो एसेट बी नाउ रिक्वायर्ड बाय द सिक्योरिटाइजेशन, तो नोटिस में बी गिवन अबाउट सच एक्विजिशन टू द ऑब्लिगर। ऑब्लिगर का मतलब बोरोवर होता है, ठीक है। और उस केस में क्या है? गिविंग सच नोटिस इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी अंडर द। अब एक्ट में जरूरी नहीं है, अगर आप कोई NPA अकाउंट है किसी को बेच सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप उससे परमिशन ले, ठीक है। देन ऑल्सो द गिविंग नोटिस टू द रजिस्ट्रार को भी जरूरी देना नहीं है, ठीक है। इफ नोटिस एक्विजिशन सेड टू बी गिवन टू द ऑब्लिगर, इट इज नेसेसरी दैट द ऑब्लिगर शुड मेक पेमेंट ऑफ द दीज कंसर्न सिक्योरिटाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन कंपनी सच पेमेंट। और अगर उसको नोटिस मिल गया और वो पेमेंट करने जा रही है तो ये पेमेंट किसको देना पड़ेगा? उसको, जो कंपनी उसका लोन खरीद के चली गई है उसको देना पड़ेगा। ये जो संजय जी ने क्वेश्चन बोला हुआ है उसमें इसका आंसर शायद 6 या 7 है, वो भी अभी आ जाएगा। इसका आंसर 6 या 7 है कि कितने समय तक वो अपने एसेट को वो कर सकती है, ठीक है। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट एंड रेजिंग अ फंड बाय द सिक्योरिटाइजेशन, तो वो क्या कर सकती है भाई? दी द सिक्योरिटी रिसीट आर नॉट इश्यूड टू द पब्लिक को नहीं करी जाती है। देख लेना, ध्यान रखना, पब्लिक को कोई भी रिसीट इशू नहीं करेगी, वो QIB को करेगी। QIB पब्लिक से पैसा उठाती है। द इंडिविजुअल इन्वेस्टर डज नॉट possess such expertise, therefore the act has debarred the individual। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई कंपनी करेगी जिसको हमने क्या नाम दिया है? QIB का नाम हमने दिया हुआ है, ठीक है। चलो, इसमें बहुत कॉमन बात लिखी है कि कोई भी आप स्कीम रिसीट करेंगे तो क्या होगा? सेपरेट स्कीम वाइज होगी, एसेट वाइज होगी उसको, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ एसेट इज हेल्ड एंड अप्लाइड टुवर्ड्स द रिडेम्पशन रिपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एश्योर्ड वाइल एश्यूइंग द। तो वहां पे क्या होगा? जो कंपनी ने, जिस कंपनी का पब्लिक का पैसा आपने लिया हुआ है उस कंपनी को आपको पैसा बिकने पर उनको देना होगा। इन केस देयर इज नो रियलाइजेशन रिपेमेंट सेड अबाउट द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर
holding not less than 75% of the total value of the security receipt issued are entitled to call a meeting for all qualified institutional buyer making investment in that the scheme. The resolution passed in such a meeting are binding to the concerned securitization. और देखो सुनो, इस बात को सुन लेना जा. In the case of there is no realization and repayment as said above, जैसे उसको देना होता नहीं दिया, तो QIB जो होता है, QIB 75% ऑफ द टोटल वैल्यू जो सिक्योरिटी रिसीट इश्यू करी थी उनके क्या है, उनकी एक मीटिंग क्वालिफाई वो करेगी, कॉल करेगी, और इंस्टीट्यूशनल बायर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दैट स्कीम, जिन जिन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने उसमें पैसा लगाया था उनकी मीटिंग और रिजोल्यूशन पास करेगी, आर बाइंडिंग ऑन द कंसर्न सिक्योरिटाइजेशन, और क्या करेगी, बाइंड करेगी उसको, वो करेगी भाई ये आपको समय से देना है क्योंकि उसने पैसा वहाँ पे सेल कर दिया और पैसा नहीं दे रहा. व्हेन द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉल ए मीटिंग एज डिसाइडेड फर्दर नॉन रियलाइजेशन ऑफ द एसेट दे हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर एज अर्ली एज पॉसिबल एज इट फॉलो द मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिक्योरिटाइजेशन. तो वो क्या करेगी, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग करेगी, भैया वो पैसा हमारा नहीं दे रहा है, रियलाइजेशन कुछ नहीं है. अच्छा ये देखो वो वाली बात भी रही, एग्जेप्शन और रजिस्ट्रेशन. सिक्योरिटी रिसीट को रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है. अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो गई थी. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, देखो एसेट रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, पावर टू टेक वेरियस मेजर्स ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर गिवन विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ कंटेन इन एनी लॉ. यानी उनको खुद पावर है, वो जैसा भी करें उस एसेट का. 10 द पावर्स गिवन आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग लॉ. ठीक है, इसमें देखिए कुछ पॉइंट नजर आते हैं इसमें. In respect of these powers of asset, the following important operative point need to be given. The power is not linked with any default by the borrower, even without there being any default. These power can be exercised. तो यहाँ ये बोला हुआ है कि जो पावर है वो किसी borrower के डिफॉल्ट से रिलेटेड नहीं है. Even without there being any default, these powers can be exercised. The exercise of the power is subject to the existing law. देयर इज नो प्रोविजन फॉर हैविंग एन ओवरराइडिंग इफेक्ट. ओवरराइडिंग का मतलब कि किसी पुराने कानून के ऊपर ये हावी हो जाए, ऐसा नहीं है. ऑन द लोन एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक फाइनेंशियल फॉरवर्ड देयर इज नो सिविल अपील. और सरफेसी एक्ट की कोई भी अपील नहीं जा सकती, सिविल अपील नहीं होगी, आपको डीआरटी अपीलेट में जाना पड़ेगा. और जो बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अब आपको पढ़ने में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आना चाहिए. सिक्योराइजेशन कंपनी के अदर फंक्शन में क्या करते हैं, हाँ एक बात ये आ गई, ये सिक्योराइजेशन कंपनी कैसे काम करती है, एक एजेंट की तरह काम करती है रिकवरी की कराने के लिए. ठीक है, और पर्पज ऑफ रिकवरिंग द डियर ड्यूज फ्रॉम द बोरोवर ऑन पेमेंट ऑफ द फीस और चार्ज एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड. और उसमें क्या होता है, कुछ पैसा भी चार्ज कर सकती है. और कैसे, एक और एक्ट एज ए रिसीवर इफ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल. तो कई बार क्या होता है, उस लोन की रिकवरी करने के लिए एक रिसीवर, यानी उससे जो भी पैसा आएगा तो एआरसी को दिया जाएगा, एआरसी को जहां कोर्ट ने कहा होगा उसको दिया जाएगा. ठीक है, अब ये देखिए कुछ ऐसे डिस्प्यूट भी होते हैं इसमें जो सिक्योराइजेशन कंपनी है. अब देखिएगा यहाँ पे बिटवीन बैंक एंड फाइनेंस, यानी बैंक और इनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएंगे तो उनको कैसे किया जाता है, जो आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट है 1996 का, उसके अंतर्गत उनको बैठा करके म्यूचुअल उससे कुछ ना कुछ करके उनको रिकॉन्सिलिएशन करने की पावर इसमें दी है. यानी दोनों के बीच में जो भी इस उसमें देखिए जो बोरोवर है वो बिल्कुल लाइन पे नहीं आएगा, यानी जो डिस्प्यूट होगा बैंक और किसका होगा, एआरसी का. पावर रिजर्व बैंक टू डिटरमाइन द पॉलिसी इशू डायरेक्शन. तो ये तो सिंपल बात है कि आरबीआई किसी भी भले काम के लिए उस कंपनी के लिए रूल बना सकती है. तो आपको पता ही आरबीआई हमेशा किसके हित में काम करती है, आरबीआई हमेशा कस्टमर के हित में काम करती है. ठीक है, और इसके अलावा जो आरबीआई के जो रूल्स हैं वो भी लागू होंगे, जैसे इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होगा, प्रोविजनिंग के लिए है, डाउटफुल डेब्ट के लिए क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी क्या है, फंड को आप कैसे डिप्लॉय करेंगे, सारे रूल आरबीआई के
यहाँ पर लागू होंगे। द एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट दैट हैज बीन क्लासिफाइड बाय द बैंक, जो एनपीए है, द सिक्योराइजेशन कंपनी और द रीजन कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट ए प्लान टू रियलाइजेशन ऑफ सच एन एसेट विद इन 12 मंथ। देखो एक ये कोई क्वेश्चन बीच में पूछ रहे थे, अच्छा वो रिसीट का था, लेकिन जो एआरसी उस कंपनी को लेगी तो उसे विद इन क्या करना चाहिए, एक फॉर्मुलेट करना है कि भैया 12 महीने में हम इसको निपटा देंगे। ड्यूरिंग सच ए प्लानिंग पीरियड द एसेट कैन बी क्लासिफाइड, और जिस समय वो खुद उठा रही है लोन, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि कोई एआरसी कोई लोन उठा रही है बैड, तो शुरू के 12 महीने तक उसके खाते में वो स्टैंडर्ड होगा, शुरू के खाते के 1 साल के अंदर वो स्टैंडर्ड होगा। डेफिनेशन ऑफ एनपीए हैज बीन लिंक्ड टू ओवरड्यू पीरियड विच इज नाउ 90 डे, ठीक है। एंटिटी नॉट रजिस्टर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सर्वे में कंडक्ट द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटी आउटसाइड द परव्यू, और अगर कोई ऐसी रजिस्टर्ड जो आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं हो फिर भी सरफेसी का काम कर रही है, तो वो समझ लो उसके आरबीआई के सरफेसी के परव्यू में नहीं आएगी, क्योंकि उसको बिल्कुल आपको उसमें लेना होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा था तो उसमें है, देखो व्हेन द एसेट इज रिक्वायर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन देयर इज अ लिमिट फॉर 5 ईयर फॉर सच, 5 साल में उसका निपटान करना है, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा नहीं उठा सकती है। ये बार बार आ रहा है, 2 करोड़ मेंटेन करने वाला, मेंटेनिंग कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ इतना, ठीक है। 100 करोड़ विच एवर 15% रखना है या 15% रखना है या 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग क्लास में आए और ये पढ़ा। अभी हम 9 बजे दोबारा आपको क्लास में मिलने वाले हैं। 9 बजे हम मिलेंगे 9 बजे हम लोग मिलेंगे। नौ बजे हम लोग क्लास में मिलेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया है फ्री में पूरा कोर्स कराएंगे, बस ये क्लासेस जो हैं बाद में ऑफ हो जाएंगी, अगर आप नहीं देख पाए तो छूट जाएंगी। और JIIB, ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी सुनते जाइए जाते जाते। JIIB इस एग्ज़ाम तक केवल 1499 में मिल रहा है पूरा कोर्स, पूरा कोर्स केवल 1499 में। ऑफ़र स्टार्ट हो चुका है 1 घंटा पहले से, तो जो लोग अवेल करना चाहते हैं JIIB को इसमें अवेल कर सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा, पूरी क्लासेस मिलेंगी। ये लाइव सेशन कैसा लगा ज़रा 2 लाइन लिख के ज़रूर जाइएगा, 2 शब्द ज़रूर लिख के जाइएगा। जैसे होता है ना कहानियों में 2 शब्द, और क्या बोलते हैं, जो ये बार बार बच्चे परेशान हो रहे थे लीगल नहीं हो रहा, लीगल नहीं हो रहा है, तो लीगल में देखो मैंने कितने टॉपिक करा दिए आपके। LC करा दिया, बैंकिंग ओम्बड्समैन करा दिया, सिक्योरिटी चार्जिंग करा दी, सिक्योरिटी चार्जिंग करा दी, और इसके अलावा ये सरफेसी वाला मेन पार्ट बहुत बड़ा पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि इतने सारे टॉपिक हमारे 3rd पेपर के कंटिन्यू हो रहे हैं, और मैं समझता हूं जो ये मैंने कराया है 20 मार्क्स श्योर का है, कम से कम 20 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप JIIB के ऑफ़र को और अवेल करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, 1499 में मिल रहा है। हम मिलते हैं 9 बजे। अब हमारी अगली क्लास होगी 9 बजे 9 PM पर। हम बात करेंगे मार्केटिंग की। मार्केटिंग की आपको पता है, मार्केटिंग में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपके IT में से भी 15 से 20 आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो मार्केटिंग की क्लास हो रही है क्योंकि A और B मॉड्यूल तो हमने बहुत कुछ करा दिया है। A और B मॉड्यूल जिनको क्लासेस फ्री में अगर देखनी है तो वो पर डे अगर देखते हैं तो मोबाइल ऐप में चले जाएं, मोबाइल ऐप में स्टडी मटेरियल में उनको वो क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 2 घंटा क्लास ली, थैंक यू सो मच।